हेलो फ्रेंड्स, हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स जो कि जेबी का दूसरा पेपर होता है उसी का एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें बोला है आपसे द कैपिटल क्लॉज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है कि जो कंपनी है, कोई भी मान लीजिए नई कंपनी पुरानी, उनके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसमें कंपनी के बारे में जानकारी लिखी होती है। क्या जानकारी? कि कितने रुपए तक का जो शेयर्स है वो इशू कर सकते हैं। ठीक है, उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले से लिखा रहता है, उससे ज़्यादा का वो नहीं इशू कर सकते। जैसे छत होती है, छत की मान लीजिए सीलिंग है, ठीक है, तो छत से आप आगे नहीं जा सकते। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लाइन बताई है उससे ज़्यादा अमाउंट का, अगर उसने बोला है कि आप 7 लाख शेयर इशू कर सकते हैं, जो भी उसका कीमत बताया, तो आप 7 लाख का ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का शेयर आप नहीं इशू कर सकते। वो अमाउंट फिक्स रहेगा। ठीक है, 20 रुपीज़ ईच। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लाइन बता दी वो उसको मान लीजिए छत की सीलिंग, उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कोई कंपनी सोच रही है कि मेरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि मैं 10 लाख के इतने शेयर इशू कर सकता हूँ, तो मैं 11 लाख के करूँ, वो नहीं हो सकता। जितने की आपको परमिशन मिली है उतने में ही आप काम, जैसे कहते हैं ना, लिमिट है, आपकी पावर्स है। तो एक कंपनी के पास जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लिख दी गई है ये पावर्स है, तो उसी पावर में उतने ही शेयर इशू कर सकती है, उससे ज़्यादा वो शेयर इशू नहीं कर सकती। ये इसका मतलब है। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की हमने लाइन पढ़ी। अभी आगे क्या बोला है कि उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इस कंपनी की लिखा है कि ये कंपनी की ऑथराइज जो कैपिटल है वो कितनी है, मतलब इनको अथॉरिटी कैपिटल इशू करने की शेयर्स के द्वारा, वो है 7 लाख शेयर्स ऑफ 20 ईच, मतलब 20 रुपए एक शेयर का कीमत, और ऐसा करके आप 7 लाख शेयर इशू कर सकते हैं। ऐसा कंपनी के MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया गया। तो 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 20, इससे ज़्यादा पैसा वो नहीं इशू कर सकती। क्यों? क्योंकि उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज़, इससे ज़्यादा का वो कैपिटल नहीं रेज कर सकती। नेक्स्ट लाइन है, कंपनी हैज डिसाइडेड टू रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक टू द एक्सटेंट ऑफ 4 लाख शेयर्स ऑफ 20 ईच। अभी भले ही आपका लिमिट 7 लाख है, तो जरूरी नहीं है जितना आपका लिमिट है हमेशा आपका उतना रिक्वायरमेंट हो। कंपनी को पावर दी गई है 7 लाख, पर उनकी रिक्वायरमेंट 7 लाख की नहीं है, उनकी सिर्फ 4 लाख की या 3 लाख की। जैसे कई बार बैंक कस्टमर को बोलते हैं ना कि आपकी जो लोन की एलिजिबिलिटी वो आप जो एलिजिबल आप 70 लाख के लिए, मतलब आपकी सैलरी के हिसाब से आपको 70 लाख की एलिजिबिलिटी है। तो जब कस्टमर को उतना नहीं चाहिए, उसका खुद का मान लीजिए घर ही 50 लाख का है, जो फ्लैट खरीद रहा है, और उसकी एलिजिबिलिटी 70 लाख की, हाँ मतलब 70 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं मिलेगा, पर क्योंकि वो जो फ्लैट खरीद रहा है उसकी फ्लैट की कीमत ही 40 या 50 लाख है, तो वो क्यों 70 लाख का लोन लेगा? तो यानी ये एलिजिबिलिटी है, पर जितनी अपनी रिक्वायरमेंट है कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेयर इशू करती है। तो हाँ, 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 20, इतनी उसकी ऑथराइज कैपिटल, मतलब उनको अथॉरिटी इतने रुपए तक की कैपिटल इशू करने की। लेकिन कंपनी पूरे का हमेशा नहीं करती, अपनी पूरी पावर नहीं यूज करती। जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपनी कैपिटल इशू उतने के ही अपने शेयर इशू करती है। ठीक है, कंपनी ने डिसाइड क्या किया, टू रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक टू द एक्सटेंट, तो उनकी पावर देखिए 7 लाख शेयर्स इशू करने की है, मतलब उनको उनकी जो अथॉरिटी है, पर सिर्फ उन्होंने डिसाइड किया कि हम सिर्फ 4 लाख शेयर ही इशू करेंगे 20 ईच, मतलब एक शेयर का कीमत 20 रुपये होगा। इट ऑल्सो डिवाइड टू इनवाइट रुपीज 10 पर शेयर फॉर द टाइम बिंग, मतलब हम एप्लीकेशन के टाइम पे अभी सिर्फ 10 रुपये ही मांगेंगे। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 10 लाख शेयर्स, तो उसने बोला था 4 लाख शेयर इशू करेंगे, पर मैंने आपको ये पहले भी एक बार बताया था कि कंपनी जितने के शेयर्स बोलती है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई कॉलेज है जहाँ पे सीट्स खाली है, तो कॉलेज में भले ही वैकेंसी 100 सीट्स की होती है, पर एप्लीकेशन 1000 भी आ जाते हैं, अगर बहुत ही रेपुटेड नामी कॉलेज है जहाँ बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहेंगे, तो 1000 की एप्लीकेशन है पर सीट 100 की, तो सबको तो नहीं दे सकते, तो बाकी को मना करना पड़ेगा। वैसे ये कंपनी भी करेगी, चलो वो बात की बात है। पर अभी कंपनी ने सिर्फ डिसाइड किया था कि 4 लाख शेयर्स हम लेंगे, पर एप्लीकेशन आ गई, और एप्लीकेशन के टाइम पर उन्होंने 10 रुपये बोला था लेंगे, तो 10 रुपये के हिसाब से 10 लाख जो शेयर्स की एप्लीकेशन उनके पास आ गई है। आगे, द कंपनी हैज अलॉटेड 4 लाख शेयर, तो क्योंकि कंपनी ने डिसाइड किया था कि हम 4 लाख शेयर ही मतलब इशू कर सकते हैं, तो उन्होंने 4 लाख शेयर अलॉट कर दिए, और एक शेयर का कीमत कितना था, 20 रुपये। ठीक है, और उन्होंने मतलब पार्ट पेमेंट स्टार्टिंग में जो एप्लीकेशन का पैसा कितना मांगा था, 10 रुपये। तो वही बोला है कि कंपनी ने डिसाइड किया है, या कंपनी ने अलॉट कर दिए 4 लाख शेयर्स, 20 एक कीमत है एक शेयर का, और पार्ट पेमेंट 10 रुपये, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे उन्होंने 10 रुपये पे कर दिए। ऐसा होता है ना, आप कुछ भी शेयर लेने जाते हैं तो उसका जो एप्लीकेशन का फी है वो आपको पे करना पड़ता है। वो बात की बात, आपको शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। जैसे यहाँ पे 10 लाख लोगों ने 10 रुपये पे कर दिया, पर उसमें से सिर्फ 4 लाख लोगों को मिला, तो बाकी 6 लाख लोगों के साथ क्या होगा, उनके जो शेयर्स हैं, उनका जो उन्होंने पेमेंट किया 10 रुपये के हिसाब से, वो उनको रिफंड हो जाएगा उन्हीं के अकाउंट में, उनको वो पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी है। इसे बोला था कंपनी अलॉटेड फोर, चलिए कंपनी ने 4 लाख शेयर अलॉट किए, जो है 20 रुपये ईच हर शेयर का कीमत है,
और 10 रुपये ऑलरेडी पार्ट पेमेंट उनकी हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन हमने पूरा डेटा पढ़ लिया। अब इस डेटा के बेसिस पे उन्होंने बोला है कैलकुलेट ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। तो ये चारों चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। वन बाय वन उसको समझते हैं। ऑथराइज कैपिटल का मतलब वो होती है जो कंपनी को अथॉरिटी होती है। इसको आप छत की सीलिंग से समझ सकते हैं। जहाँ पे पंखा हमारा होता है ना, छत की सीलिंग, उससे आप समझ सकते हो। ऑथराइज कैपिटल ये है, मतलब इससे ज़्यादा तो कंपनी इशू नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनके MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इतने की पावर है। तो इस कंपनी की ऑथराइज कैपिटल यानी कि इसके MOA में कितनी परमिशन थी? तो ऑथराइज कैपिटल था 7 लाख शेयर्स, 20 रुपीज़, मतलब 7 लाख शेयर इशू कर सकती है, 20 रुपीज़ ईच। एक शेयर की कीमत 20 रुपये रख सकती है। तो 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 रुपये कितना हो गया? 140 लाख। 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 रुपये, 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 रुपये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 140 लाख। तो ऑथराइज कैपिटल होगी 140 लाख। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल? ऑथराइज मतलब उसके MOA में कितनी परमिशन दी है कैपिटल इशू करने की, वो होती है ऑथराइज कैपिटल। तो उसके MOA में लिखा है कि 7 लाख शेयर इशू कर सकती है और 20 रुपये एक शेयर का कीमत रखना है। तो 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 यानी कि 140 लाख। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ऑथराइज कैपिटल है 140 लाख। दूसरा क्वेश्चन है इशूड कैपिटल कितनी है इस कंपनी की? इशूड कैपिटल उसको बोला जाता है जो कि कंपनी इशू कर रही है, मतलब मार्केट में कितने का उसमें उन्होंने डिसाइड किया इशू करने का। यहाँ पे ये लाइन है, कंपनी हैज डिसाइडेड टू रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक टू द एक्सटेंट। कितना इशू करना चाह रही है वो? 4 लाख इशू करना चाह रही है। और एक का कीमत कितना रखेगी वो? 20 रुपये रखेगी, वही हमें पहले से पता है। तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया? 80 लाख। तो उसकी इशूड मतलब वो कंपनी इशू करने जा रही है इतनी कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब लोग कितने सब्सक्राइब कर रहे हैं। कई बार अंडर सब्सक्राइब भी होता है। इशू और अंडर सब्सक्राइब में क्या डिफरेंस है? मतलब इशू और सब्सक्राइब में क्या डिफरेंस है? कई बार कंपनी अगर बहुत नामी और अच्छी रेपुटेड कंपनी होगी तो उसकी जो इशूड कैपिटल होगी, मतलब जितना उसने इशू किया है और जो लोगों की डिमांड होगी बहुत ज़्यादा होगी, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब हमने इशू किया था सिर्फ 4 लाख शेयर्स पर एप्लीकेशन आ गई 10 लाख, जैसे ये कंपनी, इसको बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कमीशन, यहाँ पे एक लाइन है, सब्सक्राइब कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन इशू कैपिटल। मतलब जितनी कंपनी ने इशू किया उससे ज़्यादा हम लोगों को सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकती, नहीं कर सकते, ठीक है। जितनी उसने इशू किया उतना ही मैक्सिमम वो सब्सक्राइब कर सकते। कई बार ये अंडर सब्सक्राइब भी होता है। तो चलिए इस केस में कंपनी ने 80 लाख रुपए इशू किए, मतलब 4 लाख शेयर और 20 एक का कीमत, तो 80 लाख जो रुपए है इशू उस कैपिटल के थ्रू सोचा। आई कितनी? 10 लाख एप्लीकेशन। पर कंपनी ने डिसाइड क्या किया कि हम सिर्फ 4 लाख शेयर ही अलॉट करेंगे, 20 रुपए एक के हर किसी के हिसाब से। तो कितना? 80 लाख। 80 लाख हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। मान लीजिए ये कंपनी का रेटिंग बहुत खराब होता और सिर्फ 2 लाख लोग ही उसके शेयर्स खरीदते हैं। कंपनी ने डिसाइड किया था कि 4 लाख हम इशू करेंगे, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 20, 80 लाख तो उसका इशूड हो गया। पर कंपनी की रेटिंग इतनी खराब है कि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है उस कंपनी का शेयर खरीदने में। यानी वो क्या? अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता। मतलब जितना लोगों को सब्सक्राइब करना था उससे कम ही लोगों ने सब्सक्राइब किया। मान लीजिए सिर्फ 2 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया, ठीक है। 4 लाख कंपनी ने बोला हमने इशू किया 4 लाख, पर 20 रुपए के हिसाब से, पर सिर्फ 2 लाख लोगों ने ही अगर मतलब कंपनी के शेयर खरीदे होते तो उन 2 लाख को मिल जाता, सबको मिल जाता, क्योंकि 4 लाख कंपनी की रिक्वायरमेंट है और 2 लाख लोगों ने उनकी एप्लीकेशन फी भर के इंटरेस्ट दिखाया। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए, उस केस में हमारी सब्सक्राइब कैपिटल आ जाती है 40 लाख। तो सब्सक्राइब कैपिटल ज़्यादा नहीं हो सकती पर कम हो सकती है, तो लोगों की खुद की मर्जी रहेगी ना कि कितना वो लेना चाहेंगे। तो रेटिंग अच्छी नहीं तो उस केस में सब्सक्राइब होती 40 लाख। पर ये कंपनी जो हमारे इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं तो उसकी इतनी अच्छी रेटिंग है कि उसने सिर्फ 4 लाख शेयर्स की डिमांड, मतलब उतने इशू किए, पर 10 लाख आ गए। तो 10 लाख में से कंपनी ने सिर्फ 4 लाख ही शेयर दिए। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि हम 4 लाख ही इशू कर रहे हैं। तो बाकी 6 लाख को तो वापस जाना पड़ा। पर जो 4 लाख है उनको शेयर्स मिल गए 20 रुपीज़ ईच के हिसाब से। तो 4 × 20 फिर से कितना आ गया? 80 आ गया। तो 80 क्या है? 80 होगी सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया, ठीक है। इशू मतलब ये तो कंपनी ने इशू किया, सब्सक्राइब मतलब लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया। डिफरेंस समझ आया? इशू मतलब ये कंपनी ने इशू किया, उन्होंने ऑफर दिया, इशू वो होता है। सब्सक्राइब मतलब लोग फाइनली आपकी कितनी जो है कैपिटल आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। जैसे चैनल होता है यूट्यूब में, ऐसा कहते हैं ना सब्सक्राइब, तो लोग अपनी मर्जी से उसको सब्सक्राइब करते हैं। कंपनी जो चैनल होता है उनकी लोगों की अपनी मर्जी होती है, ठीक है। तो सब्सक्राइब मतलब लोगों की अपनी मर्जी से चलेगा, पर इशूड ये कंपनी की मर्जी से चलेगा। कंपनी ने कितने इशू किए? 80 लाख, मतलब 4 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 20, 80 लाख। सब्सक्राइब मतलब लोगों की अपनी मर्जी रहेगी, क्योंकि इस कंपनी की रेटिंग इतनी अच्छी है तो लोगों की मर्जी थी इस कंपनी के शेयर्स खरीदने में। सभी लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी के शेयर खरीदने में, इसीलिए यहाँ पे 4 × 20, 4 के 4 लाख लोगों जो है शेयर्स उसके
कंपनी ने सोचा था 4 लाख और ज़्यादा ही लोगों को दे दिया और बाकी के लोगों को जाना पड़ा। ठीक है, तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 तो 80 लाख। तो इसीलिए इस केस में इशूड कैपिटल भी 4 मल्टीप्लाई बाय 20 है, मतलब कंपनी ने 4 लाख शेयर इशू करने का डिसीजन लिया 20 रुपए का। तो कंपनी का डिसीजन भी पूरा रहा 80 लाख, और लोगों ने मतलब बढ़ चढ़ के 10 लाख लिया, तो 6 लाख को तो जाना पड़ा पर बाकी 4 लाख को मिल गया। और एक शेयर का कीमत कितना, 20 रुपए लिखा भी है ना कि 4 लाख को शेयर अलॉट किया गया और 20 रुपए ईच। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 20 फिर से कितना आ गया, 80 लाख। तो ये सब्सक्राइब कैपिटल है जो कि 80 लाख हो गया। ठीक है, और ये लाइन आपको बिल्कुल याद रखनी है, सब्सक्राइब कैपिटल कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब कंपनी ने बोला 80 लाख चाहिए, तो ऐसा नहीं कि लोग बोलेंगे नहीं 90 लाख लीजिए, वो सब्सक्राइब उससे ज्यादा नहीं ले सकते। एक लास्ट और है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है, मतलब कितने की पेमेंट हो चुकी है, कितने का पैसा आ चुका है। तो यहाँ यहाँ से पढ़ना पड़ेगा कि द कंपनी हैज अलॉटेड 4 लाख शेयर। ठीक है, 4 लाख शेयर कंपनी ने अलॉट कर दिए, 20 रुपए एक शेयर का कीमत है। पार्ट पेमेंट अगेंस्ट पार्ट पेमेंट ऑफ 10 पर शेयर। पार्ट पेमेंट मतलब आधी पेमेंट कर देते हैं। ये पार्ट पेमेंट कब की जाती है, ये तब की जाती है जब आप एप्लीकेशन अप्लाई मतलब एप्लीकेशन पे करते हैं कंपनी के लिए, तो तब पे की जाती है। तो पार्ट पेमेंट होगी 10 रुपए की, यानी 20 में से 10 रुपए ऑलरेडी लोग दे चुके हैं। तो 20 रुपए का शेयर था, 10 रुपए की एप्लीकेशन के टाइम पे पार्ट पेमेंट हो चुकी है। तो कितने की होगी, 10 की, यानी 10 रुपए आ चुके, वो पे कर चुके हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया, 40 लैक्स। तो वही होता है पेड अप कैपिटल। पेड अप मतलब लोगों ने पेमेंट कर दी है, कितना पैसा आ चुका है। तो 4 लाख कंपनी ने डिसाइड किया था अलॉट करेंगे, उसमें से एप्लीकेशन के टाइम पे वो लोग 10 रुपए पे कर चुके हैं, तो 40 लाख आ चुके हैं। और टोटल 10 लाख लोग आए थे, वैसे 10 रुपए उन्होंने भी पे किए थे 10 लाख ने। तो बाकी के जो 6 लाख है, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, तो उनका पैसा उनको रिफंड चला गया होगा। ठीक है, और ये जो 4 लाख जिनको हमने अलॉट किए, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, तो 40 लाख होगी इसकी पेड अप कैपिटल। आई होप आपको इन चारों कैपिटल में डिफरेंस समझ में आएगा। ये पूछ लेते हैं कई बार। ऑथराइज कैपिटल मतलब कंपनी को कितने की अथॉरिटी है। फिर आता है इशूड कैपिटल, मतलब कंपनी ने कितना इशू किया। सब्सक्राइब मतलब लोगों ने कितना इंटरेस्ट दिखाया। कई बार ये सब्सक्राइब कैपिटल इशू से बहुत कम भी होती है, जैसे ये 80 का 80 है, क्योंकि इस कंपनी में तो बहुत लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, तो उसने उनको चाहिए था 80 लाख, मतलब 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 के हिसाब से उन्होंने उतने रख लिए, बाकी को वापस कर दिए। कंपनी का रेटिंग अच्छा ना हो तो क्या करती है, बहुत कम लोग उसके शेयर लेते हैं। तो 4 लाख के बदले सिर्फ 2 ही लाख लोग आते हैं, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 कितना उस केस में हो जाता है, 40 लाख हो जाता है सब्सक्राइब। पर इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम रहेगा, हमेशा कम या इक्वल रहेगा, पर ज्यादा नहीं रहेगा। पेड अप कैपिटल कितने की पेमेंट आ गई है। ठीक है, इसके साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ कैश पेमेंट मेड अगेंस्ट ड्यू ऑफ 45,000 टू मिस्टर राम। मिस्टर राम था जिसका ड्यू था 45,000 का, उसके लिए हमने कैश पेमेंट कर दी मिस्टर राम को। हाउ एंट्री वुड बी रिकॉर्डेड, इसकी हम एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो मिस्टर राम किसका नाम है, एक पर्सन का नाम है, तो यहाँ पे एक चीज आ जाएगी पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और कैसे की हमने कैश पेमेंट से की है, तो कैश क्या होता है हमारा, ये हमारी असेट है कैश, तो असेट आ जाएगा हमारा रियल अकाउंट में। तो यहाँ पे दो अकाउंट की बात की जाएगी, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट की। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या कहता है, ये आपको तीनों के पर्सनल रियल और नॉमिनल के गोल्डन रूल बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। पर्सनल का गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर मतलब जो रिसीवर है, जो आपसे रिसीव कर रहा है उसके अकाउंट को करना है डेबिट। क्रेडिट द गिवर जो आपको दे रहा है, पैसे दे रहा है, कुछ भी आपको सामान दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो वो होगा हमारा क्रेडिट द गिवर। तो जो गिवर है, जो मैं दे रहा है, गिवर मतलब जो मैं कुछ देगा कैश या कुछ, तो वो होगा उसके अकाउंट को करना है क्रेडिट। सो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल का गोल्डन रूल है। रियल का क्या है, चलिए पहले पर्सन वाले का करते हैं, फिर रियल का भी हम देखते हैं। तो पर्सन कौन है यहाँ पे, राम, तो यानी राम अकाउंट की बात की जाएगी। तो राम कौन है, हमने कैश पेमेंट करनी है, जो ड्यू था 45,000 का वो हम राम को पेमेंट कर रहे हैं, लिखा है ना, इफ कैश पेमेंट मेड अगेंस्ट ड्यू ऑफ 45,000 टू राम। तो राम कौन है, रिसीवर है गिवर है। हम 45,000 पे कर रहे हैं राम को, तो राम कौन है, रिसीवर, वो हमसे 45,000 ले रहा है। ड्यू था मतलब उसको देना था, तो इसलिए अब हम दे रहे हैं उसको, कैश दे रहे हैं राम को, मिस्टर राम को। तो मिस्टर राम रिसीवर है गिवर है, वो हमसे रिसीव कर रहा है, 45,000 ले रहा है हमसे, तो वो हो गया रिसीवर। क्या वो गिवर है, नहीं, वो हमको पैसे दे रहा होता तब वो गिवर होता, पर इस केस में उसको हम पैसे दे रहे हैं 45,000, तो मिस्टर राम कौन है, रिसीवर है। तो फॉर्मूला कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो गोल्डन रूल है पर्सन का कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मिस्टर राम है रिसीवर, क्योंकि मिस्टर राम रिसीवर है, तो इसलिए मिस्टर राम के अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, डेबिट द रिसीवर। तो इसलिए राम अकाउंट को डेबिट किया गया, कितने से, जो अमाउंट है 45,000। तो एक एंट्री हमें समझ में आ गया कि मिस्टर राम जो कि रिसीवर है, वो हमसे कैश ले रहा है, मतलब हमें देने थे उसको, तो इसीलिए हम उसको पैसे दे रहे हैं। पर क्योंकि मिस्टर राम को हम पैसे दे रहे हैं, तो मिस्टर राम है रिसीवर। सो गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर होता है उसके अकाउंट को हमें करना होता है डेबिट, इसीलिए हमने राम के अकाउंट को किया डीआर यानी डेबिट। चलिए, हम उसको क्या दे रहे हैं, कैश पेमेंट दे रहे हैं। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। कैसे पता लगा रियल अकाउंट है, इनके फीचर्स हमें याद करने पड़ेंगे।
पर्सनल अकाउंट में कोई भी नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल में मोहन, सोहन, राम, श्याम, इस तरह का कोई भी नाम आप मान लीजिए, ये सब नेचुरल पर्सन आ जाएगा। ऐसे एक आर्टिफिशियल पर्सन आता है, मान लीजिए एक्स वाई जेड लिमिटेड, कोई कंपनी, वो सब आर्टिफिशियल पर्सन आ जाती है। तो उन सब में पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है। रियल में जो भी असेट्स होते हैं, चाहे टेंजिबल या इंटेंजिबल, वहां पे रियल अकाउंट होता है। तो कैश क्या है, ये असेट है। तो हमें पता लग गया कैश असेट है, इसीलिए पता लगा यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। ठीक है। तो रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो क्या कहता है, वो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर आपके पास कोई चीज आ रही है, कोई भी असेट आपके पास आ रहा है, तो उसको क्या कीजिए, डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई चीज आपके पास से जा रही है तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आउट मीन्स क्रेडिट, कम्स इन यानी डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप कैश की पेमेंट कर रहे हैं 45,000 की राम को, तो आपकी पॉकेट से तो 45,000 जा रहे हैं ना, आपके पास से जा रहे हैं, राम जो कि रिसीवर है उसको मिल रहे हैं, तो आपके पास से कैश जा रहा है। तो कैश क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। ये जो हमारा असेट है, असेट आउट हो रहा है। असेट क्या है, कैश है। तो अगर हमारा असेट आउट हो रहा है, गोज आउट, तो हमें उसको क्या करना है, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो हमारा जो असेट है, जो कि कैश है असेट, तो कैश हमारा असेट हमारे पास से जा रहा है, आउट हो रहा है। तो क्योंकि हमारे पास से आउट हो रहा है, जा रहा है, तो इसलिए इसके अकाउंट को करना पड़ेगा क्रेडिट। किसके, कैश के अकाउंट को। तो इसीलिए कैश अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। कितने से, वही पैसा कितना है, 45,000 की बात हो रही है ना, 45,000, इसीलिए 45,000 से हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। आई होप उसको, आपको इसका डिफरेंस समझ में आया होगा। इसी के बदले अगर उल्टा होता कि कैश पेमेंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर राम 45,000, अगर इसका उल्टा होता तो हम क्या करते हैं कि हमें कैश पेमेंट राम से 45,000 की मिली है, तो उस केस में क्या हो जाता, क्योंकि मिस्टर राम हमें 45,000 देता। अगर यहाँ पे लिखा है ना कि वी मेड कैश पेमेंट अगेंस्ट ड्यू ऑफ राम, हमने राम के ड्यू पे कर दिए, उसको 45,000 दे दिए। इसी का उल्टा होता कि राम ने हमें 45,000 पे किया, मतलब राम अगर हमें देता तो उस केस में जस्ट अपोजिट होता। उस केस में राम के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ता और कैश के अकाउंट को डेबिट करना पड़ता। क्यों, क्योंकि राम हमको 45,000 देता, मान लीजिए अगर राम हमको 45,000 देता, तो उस केस में राम कौन होता, गिवर होता। क्योंकि उनको 45,000 दे रहे हैं, हमारे पैसे दे रहे हैं हमको 45,000 मान लीजिए, तो राम गिवर होता। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्योंकि राम हमें 45,000 देता, तो राम के अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। किसके अकाउंट को, राम के अकाउंट को क्रेडिट। कितने से, वही 45,000 से। और 45,000 क्योंकि राम हमको दे रहा होता, तो 45,000 हमारी पॉकेट में आ रहे होते, हमारे पास आ रहे होते, तो कम इन, यानी जो हमारी असेट है 45,000, जो कैश असेट है वो हमारे पास आ रही होती, कम इन। सो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो इस केस में हमारी पॉकेट में कैश आ रही होती, इन होती, तो इसीलिए हम कैश अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाती है, राम अकाउंट हो जाता है क्रेडिट और कैश अकाउंट हो जाता है डेबिट। मैंने आपको रिवर्स एंट्री बता दी कि अगर इसका अपोजिट होता तो क्या एंट्री होती। इस केस में क्या एंट्री हो रही है कि कैश हम राम को दे रहे हैं 45,000, क्योंकि राम को मिल रहा है पैसा, तो राम है रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, इसीलिए राम के अकाउंट को डेबिट किया है। और कैश की हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी पॉकेट से कैश आउट हो रहा है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो क्योंकि कैश हमारे पॉकेट से आउट हो रहा है, तो इसलिए हमने कैश को क्रेडिट किया। इसी का अगर उल्टा होता, मान लीजिए, कंसिडर कर लीजिए कि हम राम को 45,000 दे रहे हैं, उसका उल्टा मान लीजिए कि राम हमें 45,000 दे रहा है, मतलब राम को देने थे तो वो पैसे हमें वापस कर रहा है, हमारे 45,000। अगर हमें 45,000 मिल रहे होते, तो उस केस में राम कौन होता, गिवर, क्योंकि वो हमको पैसे दे रहा है, तो राम गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। राम पर्सनल अकाउंट है, तो रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम गिवर होता तो राम के अकाउंट को करते क्रेडिट, इसीलिए राम का अकाउंट हो जाता क्रेडिट। और कैश क्योंकि हमारे पास आ रही होती, राम हमको दे रहा है, तो हमारी पॉकेट में कैश आएगी, तो कम्स इन, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता। ठीक है, तब ये एंट्री हो जाती है। आई होप आपको इन दोनों एंट्रीज में डिफरेंस समझ में आया होगा कि कब कौन सी वाली एंट्री करनी है, कब कैसी। ज़्यादातर आपको पर्सनल और रियल का पूछते हैं, इनमें डिफरेंस आपको याद रखना है, और फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल याद करके चलना है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। और रियल का फॉर्मूला है डेबिट ऑल, डेबिट सॉरी, जो पर्सन है उसका फॉर्मूला है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का फॉर्मूला है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ऐसे एक नॉमिनल अकाउंट होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, जो रियल और पर्सनल की कैटेगरी में नहीं आते वो सब नॉमिनल में हो जाए, जैसे वेजेस मान लीजिए, कुछ डिस्काउंट मिल गया, वो सारा हमारा नॉमिनल में आ जाता है। और नॉमिनल का गोल्डन रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपको कोई भी एक्सपेंस या लॉस होगा तो उसके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। जैसे वेजेस पे की, तो वेजेस हमारे लिए एक्सपेंस है, तो वेजेस अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, आपको कोई फायदा हुआ, जैसे डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो आपके लिए क्या होगी, इनकम होगी, तो उसका अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो गोल्डन रूल है जो हमारे, वो हमें याद रखने पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन में इसका हमें जरूरत पड़ता रहता है। चलिए इसको एक बार आप देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।